खनिज संसाधन एवं ऊर्जा, इस टॉपिक को हम लोगों ने प्रारंभ किया था। इस क्रम में हमारे जो पाठ्यक्रम में जिन जिन खनिजों के बारे में जानना था उसके बारे में हमने चर्चा किया। आज चर्चा करेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा क्या है बोलिए, बता दीजिए। ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा जो हमें काम करने की, कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। क्या ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी? कार्य करने की शक्ति जो हमें काम करने की शक्ति देती है, या कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? मतलब जिस क्षमता से मशीन या इंसान किसी काम को करता है उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? गलत किसे? जैसे मशीन है, मशीन भी स्वतः काम नहीं करता। हम इंसान हैं, हम इंसान भी स्वतः काम नहीं करते हैं। अगर हम काम करते हैं तो हमें काम करने के लिए भी भोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान को ऊर्जा भोजन से मिलती है। वैसे ही जो मशीन है, मशीन को भी ऊर्जा या तो बिजली से मिलती है, या पेट्रोल से मिलती है, या डीजल से मिलती है, या कोयला से मिलती है। तो मशीन को काम करने की क्षमता भी कहीं ना कहीं से मिलती है, और इंसान को काम करने की क्षमता, पावर, जिसे शक्ति कहते हैं, कहीं ना कहीं से मिलती है। तो जिस क्षमता के द्वारा या जिसके शक्ति से इंसान या मशीन किसी काम को बड़ी आसानी से कर लेता है या करने में सक्षम होता है, उसी क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा की, तो आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा के अनेक सारे स्रोत हैं, लेकिन ऊर्जा के सभी स्रोतों को विद्वानों ने दो भागों में बांट दिया है। इस पृथ्वी पर ऊर्जा के अनेक सारे स्रोत हैं, अनेक सारे सोर्स हैं, अनेक स्रोतों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं, नहीं, उन सारे स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत, और दूसरा क्या है? गैर परंपरागत। मन में प्रश्न होगा तो ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? नहीं, ऊर्जा के स्रोत का ये जो वर्गीकरण है समय के आधार पर है। किस आधार पर है? ये जो हमने वर्गीकरण किया है किस आधार पर किया है? समय के आधार पर ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? परंपरागत, और दूसरा क्या है? गैर परंपरागत। मन में प्रश्न होगा ये परंपरागत क्या है? नाम से स्पष्ट है, परंपरागत मतलब परंपरा से, परंपरागत तरीका नहीं, परंपरा से, प्रारंभ से। इंसान जब इस धरती पर आया तब से ही इंसान ऊर्जा के जिन स्रोतों का, जिन साधनों का उपयोग करता है, ऊर्जा के उन स्रोत या साधन को हम परंपरागत ऊर्जा के नाम से। इंसान जब इस धरती पर आया तो सामर्थ्य के लिए, शक्ति के लिए किसी न किसी चीज का यूज किया है। जब टेक्नोलॉजी नहीं था तब से ही उसका यूज करती आ रहा है। टेक्नोलॉजी आया तो उसके रंग, रूप, आकार, प्रकार को बदल दिया, यूज करने के तौर तरीका को बदल दिया। तो परंपरा से, जब विज्ञान में अन्वेषण नहीं हुए थे, विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, फिर भी उस इंसान उसका प्रयोग करता था। क्या कहते हैं? जैसे परंपरागत ऊर्जा में हम दे सकते हैं सौर ऊर्जा, गलत सही, जल ऊर्जा, गलत सही, कोयला, पेट्रोलियम, शुरू से ही प्रयोग करते हैं। लकड़ी कर रहे हैं ना। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है? तो इन जब तकनीक का विकास हो गया तो
आज भी सूर्य का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन तरीका चेंज कर दिए। गलत कि सही? सोलर प्लेट बनाती है, सूर्य की किरणों को सोलर प्लेट पर उपयोग हो गया। हाँ, ये करते हैं। कोयला है, डायरेक्ट कोयला से बनता था, कोयला से बिजली बनता है, उसको अलग अलग क्षेत्र में प्रयोग होता है। तो टेक्नोलॉजी के यूज करके, विज्ञान में विकास के कारण ऊर्जा के यूज करने का जो तौर तरीका बदला है, उसी को हम गैर परंपरागत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। गैर परंपरागत में सीधा यहाँ ले सकते हैं, बिजली ले सकते हैं, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा चलेगा, उसके बाद परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बहुत है। समुद्र के ज्वार से ऊर्जा कई देश बना रहे हैं। हमारे भारत में भी भूमि के अंदर जो हीट है, गर्मी है, उस गर्मी से भी हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में ऊर्जा पैदा किया जा रहा है। तो प्रश्न है कि गैर परंपरागत ऊर्जा हो गया। समय के आधार पर ऊर्जा के कितने प्रकार हैं? दो है, परंपरागत और गैर परंपरागत। अच्छा, उपयोग के आधार पर क्या है? उपयोग के आधार पर अगर ऊर्जा की बात करें तो उपयोग के आधार पर भी ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय और दूसरा क्या है? नवीकरणीय को चक्रीय नहीं, या पुनः पूर्ति योग्य, और यह कहेंगे अचक्रीय। गलती से नवीकरणीय, चक्रीय या पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा के वैसे स्रोत हैं जिन्हें एक बार यूज करने के बाद उसकी उपयोगिता समाप्त नहीं होती है, जिसे बार बार यूज में लाया जा सके। हमने नवीकरणीय का कहा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वही स्रोत को कहते हैं जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। एक बार यूज कर लिए, उसकी उपयोगिता खत्म नहीं होती, जैसे सौर, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, गलत सही, ज्वारीय ऊर्जा। ऊर्जा के वैसे स्रोत जिन्हें हम बार बार उपयोग करते हैं, लगातार उपयोग करते हैं, उसे हम नवीकरणीय, चक्रीय या पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा के नाम से। और नवीकरणीय या चक्रीय ऊर्जा की बात करते हैं तो अनवीकरणीय या चक्रीय ऊर्जा उस ऊर्जा को अचक्रीय ऊर्जा उस ऊर्जा कहते हैं जिसे एक बार यूज कर लेने के बाद उसकी उपयोगिता क्या होती है? ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसे हम एक बार यूज कर ले, एक बार उपयोग कर ले, तो एक बार उपयोग या यूज करने के बाद जिसकी उपयोगिता सदा के लिए क्या हो जाए, उसे दोबारा उपयोग करना संभव नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय या अचक्रीय ऊर्जा के नाम से। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम हो जाएगा। गलत कि सही? और यहां पर क्या हो जाएगा? जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और भी कई हैं। तो जिसे बार बार उपयोग करें नवीकरणीय, और जिसे दोबारा उपयोग करना संभव न हो, उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। तो इसमें कुल मिलाकर हम लोगों को पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में कोयला के बारे में पढ़ना है, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है, परमाणु ऊर्जा को पढ़ना है और प्राकृतिक गैस को पढ़ना है। 4 टॉपिक को हमको क्या करना है? जानना है। पहले से भी आप जानते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा और जान ले हम लोग कोयला के बारे में। आपसे पूछ सकता है कि कोयला क्या है? तो कोयला ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला ऊर्जा के अनवीकरणीय या अचक्रीय स्रोत है। कोयला परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। कोयला जीवाश्म ईंधन है। कोयला कार्बनिक खनिज है।
या कोयला कार्बनिक ईंधन है। हमारे पृथ्वी का जो पेड़ पौधा हो, पृथ्वी में हलचल के कारण जब नीचे दब जाते हैं, पृथ्वी के नीचे, भूमि के नीचे क्या होता है, दब जाता है, तो दाब और ताप के कारण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, वह जल जाता है और उसका रंग रूप आकार प्रकार क्या करता है, बदल जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, कोयला का निर्माण होता है। हमने कहा कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है, अचक्रीय और ऊर्जा के स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है कि नहीं है। इसको हम जीवाश्म ईंधन, क्योंकि पेड़ पौधा के सड़ने गलने से ही, गलत से ही इसका निर्माण होता है। अचक्रीय, क्योंकि एक बार यूज कर लेने के बाद इसे दोबारा यूज करना संभव नहीं है। परंपरागत, क्योंकि परंपरा से मानव जब विकसित हुआ तब से ही इसका यूज करते आ रहे हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर अगर बात करें तो कोयला में क्या होता है, कार्बन होता है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के कितने वर्ग हैं, कोयला कार्बन की मात्रा के आधार पर जो कोयला है इसके कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और क्या होता है, पीट। खुश रहो। मेरा कहना है कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला का वह रूप है जिसमें 90% से ज्यादा, 90% से क्या होता है, ज्यादा इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। धातु प्रगलन उद्योग में एंथ्रासाइट कोयला का उपयोग होता है। मतलब जहां पर लोहा के अयस्क को, तांबा के अयस्क को, एल्युमिनियम के अयस्क को गलाया जाता है उन उद्योगों में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट होता है। गलत कि सही? लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, गलत कि सही? यह दूसरा किस्म का कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, 80 से ऊपर 90% के बीच में होती है। कोकिंग कोल इसी का बनाया जाता है। तीसरा कौन है, बिटुमिनस। कितना होता है इसमें, 70 से 80% के बीच में इसमें क्या होती है, कोयला की मात्रा होती है। और पीट कोयला को हम इसको लकड़ी कोयला भी कहते हैं, नहीं, इसको हम लकड़ी कोयला भी कहते हैं। इसमें भी लकड़ी पूर्णतः कोयला में बदला हुआ नहीं रहता है। इसमें 40% से कम कार्बन होता है। इसमें जलाने पर ताप कम देगा, धुआं ज्यादा देगा, क्योंकि पूर्णतः यह जला ही नहीं होता है। इसका पूर्णतः यूज करना संभव नहीं है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के 4 रूप हैं। अगर पूछेगा आपसे कि कोयला के 4 प्रकार का नाम लिखें या कोयला के प्रमुख प्रकारों का नाम लिखें, 2 अंक का देगा तो आप दे सकते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। सर्वोत्तम किस्म का है एंथ्रासाइट और सबसे निम्न किस्म का कौन है। अब प्रश्न होगा कि भंडार, हमारे देश में कोयला का भंडार कितना है, तो आपको बता दे कि विश्व की कुल कोयला भंडार का, माने संसार में जितना भी कोयला का भंडार है उसका 148.8 अरब टन कोयला हमारे भारत के पास है। विश्व में जितना कोयला है उसका 148.8 अरब टन, मतलब कितना हो गया, तो विश्व का
लगभग 11%। विश्व का कितना परसेंट? 11% कोयला हमारे भारत में उपलब्ध है। और कोयला के उत्पादन के दृष्टिकोण से विश्व का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। विश्व के 3 ऐसे देश हैं जो भारत से कोयला का भंडार उसके पास क्या है? ज्यादा है। अब बात करते हैं तो कोयला सबसे ज्यादा किसके पास है? तो कोयला सबसे ज्यादा है चीन के पास, अमेरिका के पास, रूस के पास, और उसके बाद चौथा में मेरा कौन है? लेकिन याद रखेंगे उत्पादन के दृष्टिकोण से, उत्पादन के दृष्टि से भारत क्या नंबर पर है? तीसरा नंबर पर है। भंडार के दृष्टि से चौथा है। भंडार के दृष्टि से भारत कोयला के उत्पादन में क्या नंबर पर है? लेकिन उत्पादन के दृष्टि से क्या नंबर पर है? भंडार में नंबर 1 चीन, सॉरी उत्पादन में नंबर 2 कौन है? और नंबर 3 में कौन है मेरा? भारत। कौन है? लेकिन अगर सॉरी उत्पादन में नंबर 1 कौन है? नंबर 2 कौन है? नंबर 3 कौन है? लेकिन भंडार की बात करते तो भंडार के आधार पर नंबर 1 चीन है, नंबर 2 अमेरिका है, नंबर 3 कौन है? नंबर 4 में कौन है? तो भंडार के दृष्टिकोण से इंडिया का चौथा रैंक है, लेकिन उत्पादन के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का क्या स्थान है? तीसरा स्थान। दूसरी बात है कि भारत में कोयला का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वह है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। दामोदर घाटी का जो इलाका है अपने भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। लेकिन दामोदर घाटी के अलावे आपको बता दें महानदी घाटी, वर्धा गोदावरी घाटी और सोन नदी घाटी। दामोदर घाटी, वर्धा गोदावरी, सोन और महानदी। भारत का लगभग 98% कोयला इसी 4 गो नदी घाटी से प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? हमारे भारत में कोयला 2 प्रकार का है। गुंडवाना किस्म का कोयला देश में 98% है। देश में जितना कोयला का भंडार है उसका 98% कोयला गोंडवाना किस्म का है। लेकिन उत्पादन के आधार पर 99% कोयला हम गोंडवाना से प्राप्त करते हैं। भारत में गोंडवाना काल की कोई इतना कोयला है? कुल कोयला का 98% गोंडवाना किस्म का है और मिलता ही नहीं 4 नदी घाटी में। मतलब दामोदर घाटी, वर्धा गोदावरी घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी। लेकिन उत्पादन का 99% गोंडवाना कहते हैं। दूसरा टर्शियरी, देश का 2% कोयला टर्शियरी काल का है, लेकिन उत्पादन के आधार पर मात्र 1% कोयला ही कहां से मिलता है? आपको बता दें इस घाटी से मिलता है, मतलब टर्शियरी काल का है। अब प्रश्न है राज्य की बात करें कि सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। कौन है? और आपको बता दें छत्तीसगढ़ भारत का लगभग 21, देश का लगभग 21% कोयला छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बाद नंबर 2 स्थान आता है ओडिशा का। क्या आता है? ओडिशा का स्थान आता है। और देश का लगभग 21% कोयला, मतलब 21 से थोड़ा ज्यादा है, मात्रा में कम हो जाएगा, लगभग 21% आ ही जाता है। लगभग 21% कोयला का उत्पादन यही भी कर लेता है। उसके बाद तीसरा में आता है झारखंड का स्थान आता है और चौथा स्थान में आता है मध्य प्रदेश। तो कोयला के जो बड़े उत्पादक राज्य हैं इसमें आप नाम दे सकते हैं। नंबर 1 छत्तीसगढ़,
नंबर 2 ओडिशा, नंबर 3 झारखंड, नंबर 4 मध्य प्रदेश। ये हमारे देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल इन्हीं राज्य में कोयला का उत्पादन होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कोयला है, कुछ महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है, असम में थोड़ा मोड़ा छिटफुट कोयला के खान इन चारों राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी पाया जाता है। हाँ, दक्षिण ज्यादा जाने पर थोड़ा कठोर खोदने में थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन जब विकल्प नहीं होगा तो खुदाई तो होगी। लेकिन ये तो हमने राज्य का नाम कहा, इन राज्यों में कई खान हैं। जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मांद, रायगढ़ और कोरबा, इसके अलावा विश्रामपुर, चिरमिरी, तातापानी, रामकोला, सोनहट, हस्तोबानो, ये छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, मैंने कोयला की खान है। अगर बात ओडिशा की करें तो ओडिशा का तलचर, संभलपुर और सुंदरगढ़, ओडिशा का तलचेर, संभलपुर और सुंदरगढ़, ये जो जिला है कोयला के लिए ज़्यादा फेमस है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में झड़िया, बोकारो, कर्णपुरा, औरंगाबाद का जो चट्टान है वहाँ मिलता है। और भारत का कोयला अनुसंधान संस्थान तो झारखंड का एक जिला है, नाम याद है आप लोगों को, जहाँ कोयला अनुसंधान से धनबाद को कहा जाता है, और धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है। धनबाद कई बार जाने का मौका मिला, लेकिन वहाँ का मिट्टी आपको पूर्णतः करिए दिखाई देगा, इस टाइप का मिट्टी वहाँ दिखेगा ही नहीं। इतना कोयला का जो अच्छा मिट्टी भी है, पीला या अन्य रंग का, तो कोयला का इतना धूला ये हो गया है कि उसका डस्ट उड़ के पूरा को क्या कर दिया है, ढक दिया है, प्ले कर दिया है। तो धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। और कोयला अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है, धनबाद में है। और धनबाद में ही एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात का कारखाना है, पता है ना आपको, बोकारो। बोकारो जिला नहीं है, बोकारो एक शहर है। अब कोयला की बात करते हैं, कोयला के बाद दूसरा हम बात करते हैं खनिज, जिसका नाम है पेट्रोलियम। क्या नाम है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है तो आपको बता दें कि पेट्रोलियम के बारे में भी कहा जाए तो पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है, अच्छा, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। अनवीकरणीय कहें चाहे अचक्रीय कहें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो पेट्रोलियम जिसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। गलत कि सही? और आपको बता दे पेट्रोलियम जो है वह पेट्रो और ओलियम दो शब्दों के मिलने से बना है। याद रखें, पेट्रोलियम को तोड़ेंगे तो ये बनेगा क्या, पेट्रो जोर ओलियम। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, क्या होता है, और ओलियम का मतलब क्या होता है, तेल। मतलब वह तेल जो चट्टान के तह से निकाला जाता है, चट्टानों से, पत्थर से निकाला जाता है, उसको हम पेट्रोलियम के नाम से, इसलिए प्राचीन काल में पेट्रोलियम को चट्टानी तेल या पत्थर का तेल कहा जाता था। प्रश्न है तो पेट्रोलियम बनता कैसे है, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? तो हमारे इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं, वो जीव जंतु अचानक किसी चट्टान के तह में क्या होता है, दब जाता है। और जैसे ही जीव जंतु चट्टान के तह में क्या हो गया, दब गया, तो दाब के कारण ताप बढ़ता है, और ताप के कारण वह पिघल जाता है, मर के पिघल जाता है, वही लिक्विड फॉर्म हो जाता है। जीव जंतु का वही लिक्विड फॉर्म होना ही पेट्रोलियम कहलाता है। और उसी पेट्रोलियम को साफ करके, पेट्रोलियम एक कच्चा था, खनिज हो गया, उसी पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पर साफ करके तेल शोधनशाला में, कीचड़ की तरह होता है, हाँ कीचड़ की तरह होता है, तेल शोधनशाला में
उस पेट्रोलियम मतलब चट्टानी तेल को, पत्थर के तेल को साफ करके अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रकार के तेल का निर्माण होता है। जैसे सबसे जो उत्तम किस्म का होगा उसका नाम होगा प्रणोदक। जो सबसे उत्तम किस्म का होगा उसका नाम होगा प्रणोदक। बहुत हल्का और पतला होता है और इसका यूज हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को चलाने में होता है। दूसरा अति ज्वलनशील है। प्रणोदक के नीचे वाला जो होता है उसका नाम है पेट्रोल। पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोल। पेट्रोल से नीचे जो होगा वो डीजल होगा। डीजल से नीचे जो बनता है केरोसिन तेल, केवायल आप लोग कहते हैं, हम लोग देहाती लोग हैं मट्टी तेल कहते हैं, क्योंकि मिट्टी से बड़ी सोच करो, मिट्टी से निकला तेल है इसलिए इसका नाम पड़ गया मिट्टी तेल। और इसके अलावा जो कचरा बन गया तो बहुत प्रकार के सामान बनता है। ज्यादातर क्रीम बनता है कीचड़ से ही। साबुन बनता है, वैसलीन बनता है, मार्केट में बिकने वाला प्लास्टिक बनता है, रस्सी बनता है, बहुत प्रकार के कपड़ा, गलत कि सही, बहुत प्रकार के वस्त्र भी पेट्रोलियम से बनते हैं। अलकतरा बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, ग्रीस, इन सब के कचरा से ही बनते हैं। हाँ, मोबिल भी बनता है। सूर्य के प्रकाश से एलर्जी को रोकने वाला जो क्रीम सब है उसमें इसका यूज जरूर होता है। सन प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, उसी में पावर है, दूसरा में किसी में नहीं, क्योंकि ब्लैक चीज ही सूर्य के गर्मी को, ऊर्जा को रोक सकता है, सोख सकता है। आई तो पूरा पूर्णतः कचरा होगा तो ब्लैक हो ही गया। तो ये तो जितना दिमाग दौड़ाया विद्वानों ने उतना ज्यादा उसका ज्यादा यूज किया। दिमाग कम दौड़ाया, उपयोगिता क्या हुई, कम हुई। तो ये हो गया आपका पेट्रोलियम। जीवों के अवशेष से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको हम जीवाश्म ईंधन। एक बार प्रयोग करने के बाद इसका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हमने कह दिया। अब प्रश्न है उत्पादक क्षेत्र की बात कर ले कि पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है, पेट्रोलियम का उत्पादन कहां कहां होता है। तो आपको बता दें कि भारत में पेट्रोलियम के कई उत्पादक क्षेत्र हैं, लेकिन इससे सबसे पहले पेट्रोलियम की प्राप्ति असम में हुई थी। हमारे भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम का कुआं कहां खोदा गया था, असम में खोदा गया था। और आपको बता दें कि असम में पेट्रोलियम का जो कुआं खोदा गया था डिगबोई नामक जगह पर, लेकिन अब डिगबोई के अलावे नाहरकटिया, नून माटी, मुरोल, सुरमा घाटी कई पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र है। जैसे असम की बात करते हैं तो असम जो देश का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, और असम का जो अधिकांश कोयला है, सॉरी पेट्रोलियम है, वो ब्रह्मपुत्र घाटी में है। कहाँ है, ब्रह्मपुत्र घाटी में। कहोगे सर घाटी में क्या ना आ गया, तो जीव जंतु तो नदी घाटी में रहेंगे ना, तो समुद्र में रहेंगे ना, गलती किसे, समुद्र में चल रहा है। देखेंगे जितना पेट्रोलियम के बड़े बड़े भंडार है या तो समुद्र के बीच में है या किसी नदी घाटी में देखने को मिलता है, क्योंकि पानी में ही जीव जंतु रहते हैं। और अचानक तैर रहे हैं, बालू में दब गया, अचानक वहां सब झुंड में जमा है, बालू के नीचे दब गया, किसी चट्टान के नीचे, क्या समुद्र में क्या हो गया, दब गया, दाब बढ़ गया। दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, लेकिन वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति तो होती नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो राख बन जाएगा, और बिना ऑक्सीजन के किसी चीज को जलाओ तो उसका अवशेष बचेगा, राख के अलावा कुछ। ठोस होने के लायक होगा ठोस रहेगा, तरल होने वाला होगा तो क्या बन जाएगा, तरल बन जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र घाटी में मिलता है। और आपको बता दें असम में कौन कौन है, तो डिगबोई, असम का जो है वह क्या है, डिगबोई, नून माटी, नाहरकटिया, मोरान,
और भी बहुत हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। असम के बाद दूसरा हम राज्य लेते हैं गुजरात की। किसका नाम ले ले? गुजरात की बात करते हैं। तो अपने भारत में जो गुजरात है, यहाँ गुजरात में कोयला का, पेट्रोलियम का 3 बड़ा क्षेत्र है। जैसे पहले आ जाएगा अंकलेश्वर, कई बार पूछा गया प्रश्न है अंकलेश्वर। दूसरा है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। और तीसरा है मेहसाना, कलोल, नौगांव। मेहसाना, कलोल, नौगांव, ढोलका, कई हैं। ये आपको बता दें असम का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद है तीसरा नंबर में आएगा हमारा बॉम्बे हाई। और बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में तो नहीं कहा जाएगा, समुद्र के किनारे भी नहीं है। हाँ तो अंदर कहीं ना, समुद्र के बीच में है। बॉम्बे हाई मुंबई शहर तो ऑलरेडी अरब सागर में है ही। मुंबई शहर से लगभग 250 किलोमीटर दूर पश्चिम, लगभग 250 176 किलोमीटर है। 200 पार करेगा तो नहीं यूज कर सकता इंडिया, क्योंकि अधिकतम प्राकृतिक संसाधन का यूज करने का पावर 200 किलोमीटर तक है। इस बात को आपको बता चुका हूं। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र EEZ एक्सक्लूसिव जो जोन होता है हमारा 200 किलोमीटर तक होता है, तो 176 किलोमीटर दूर बहुत बड़ा पेट्रोलियम का समुद्र के नीचे वहां 5 किलोमीटर समुद्र गहरा है। कितना? और उसके नीचे बहुत बड़ा पेट्रोलियम का भंडार है। और देश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक जो क्षेत्र है लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बॉम्बे हाई जो है 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कितना? 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ क्षेत्र है। गहराई इसकी ज़्यादा है। बड़ा मुश्किल था यहाँ से निकालने का। ONGC ने पता लगाया था, क्योंकि पेट्रोलियम के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में पता लगाने का कार्य ONGC का ही है। पता लगाया तो जापान से एक बहुत बड़ा जहाज खरीदा गया। उस जहाज का नाम है सागर सम्राट। बॉम्बे हाई में एक बहुत बड़ा जहाज लगा हुआ है, उस जहाज का नाम क्या है? सागर सम्राट। और सागर सम्राट जहाज पर बड़े बड़े यंत्र रूस अमेरिका दोनों ने हमारी सहायता किया था। उसकी सहायता से हमने समुद्र के अंदर ड्रिलिंग किया, पत्थर को छेद किया, और ड्रिलिंग करके जैसे हैंडपंप से कैसे पानी निकालते हैं वैसे ही वहां से पेट्रोलियम निकालते हैं। और समुद्र में पाइपलाइन बिछा दिया गया है, समुद्र के अंदर ही वहां से इतना लंबा पाइपलाइन बिछा दिया गया है। और समुद्र के किनारे गुजरात में तेल साफ जहां होता है उसको तेल शोधनशाला कहते हैं। अपने भारत की बात करें तो पूरे भारत में 24 तेल शोधनशाला है। सरकारी और प्राइवेट मिलाकर के तेल को साफ करने वाला कारखाना कितने हैं? 24। तेल साफ करने वाले कारखाना को तेल शोधनशाला का, तो उसमें एक बिहार में है, बेगूसराय के बरौनी शहर में, जिसको बरौनी तेल शोधनशाला के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई, मुंबई में 2 हैं, विशाखापट्टनम, कोची, मनाली, नरीमन, बोईगांव, जामनगर, बड़ोदरा, पानीपत, भटिंडा, पारादीप, ये सारे सरकारी कंपनी का नाम बोला। जामनगर गुजरात में है और जामनगर में 2 रिलायंस का है, और एसआर कंपनी का एक है बड़ोदरा गुजरात में ही। तो इन में वो कच्चा पेट्रोलियम आता है जामनगर वाला कारखाना में, और वहां से साफ होकर देश के सभी राज्यों में इसका वितरण किया जाता है। तो बॉम्बे हाई देश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। और बॉम्बे हाई से थोड़ा दक्षिण और पश्चिम एक और बहुत बड़ा मिला है। ONGC का ऐसा सर रिपोर्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र वही है। अनुमान है, अनुमान गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा गहराई ज़्यादा है और दूरी ज़्यादा है, और वैसा टेक्नोलॉजी अभी तक विकसित इंडिया में नहीं हुआ है कि उस पेट्रोलियम को क्या कर सके,
निकाला जा सके। हाँ, लेकिन संभव है कि भविष्य में इसका यूज किया जा सकता है। हमारे भारत में जितना पेट्रोलियम का भंडार है और कोयला का भंडार है, उम्मीद है 50 साल तक चलेगा। 50 साल के बाद क्या हो जाएगा? न कोयला मिलेगा, न पेट्रोलियम मिलेगा। हालांकि इसके विकल्प की तलाश सरकार कर रही है। बिहार भारत का पहला राज्य है जहां एथेनॉल से पेट्रोलियम निर्माण हो रहा, शुरू हो गया है। 1 साल पहले ही हुआ ना, कोरोना काल में ऐसा हुआ ना कि जितना प्लास्टिक का कचरा वगैरह उससे पेट्रोलियम का निर्माण, पेट्रोल बन रहा है। उसको एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल से क्या बनेगा? पेट्रोल। जिट्रोफा अमरूद के फल की तरह उसका फल होता है। हमने उसको देखा है अपने सीतामढ़ी में, कई लोग उसकी खेती किए थे। उसे जैसे कैसे सरसों पिरवाते हैं तो सरसों तो ऐसे पिराओ, ट्रैक्टर चलाओ, बस ट्रक चलाओ। लेकिन सरकार अब इसकी खेती पर ज़्यादा प्रश्रय नहीं दे रही है ना। जिट्रोफा से भी पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है और उसको साफ करके जो चाहो बना लो। आपके यहाँ बगल में ही, मोहनपुर के बगल में गांव है टंडसपुर, वहाँ देखे, वहाँ कई लोगों ने उसका खेती किया था लेकिन बाद में छोड़ दिया। हाँ, दोस्तपुर टंडसपुर है उधर। तो बम्बे हाई देश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है और जहां पेट्रोलियम का कुआं है, उसी पेट्रोलियम के कुआं से एक गैस की प्राप्ति होती है, जिस गैस को हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम के कुआं से ही एक गैस की प्राप्ति होती है। नहीं, एक गैस मिलता है, उस गैस को ही हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। और प्राकृतिक गैस 2 प्रकार के। प्राकृतिक गैस को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक का नाम क्या है? LPG और दूसरा का नाम क्या है? CNG। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग सिलेंडर में भरकर घरेलू काम में होता है। और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हम वाहन चलाने में इसका यूज करते हैं। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज करने वाली जो संस्था है उसका नाम है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एक संस्था है। यही भारत में पेट्रोलियम की खुदाई, हाँ, चेंज होते रहते हैं। राजनीतिक कोई व्यक्ति ही ध्यान ही नहीं देता है। चलिए जो हो, लेकिन ये है तेल शोधनशाला भी जान के, प्राकृतिक गैस भी मेरे ख्याल से क्या हो गया जान के। अब थोड़ा सा जानते हैं नाभिकीय ऊर्जा। क्या जानते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, अच्छा, नाभिकीय ऊर्जा को एक और नाम देंगे हम, परमाणु ऊर्जा दे सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा को हम अन्य किस नाम जानेंगे? परमाणु ऊर्जा। तो आपको जानते हैं कि हमारे प्रकृति में 2 खनिज मिलता है, जिनका नाम है यूरेनियम। यूरेनियम तथा थोरियम मिलता है। परमाणु खनिज केवल यही 2 नहीं है, इसके अलावे भी कई परमाणु खनिज और है, लेकिन अन्य का छोड़ दिया जाए, यूरेनियम और थोरियम 2 ऐसा परमाणु खनिज है जिसको एक मजबूत सिलेंडर में डालकर आपस में बम्बार्डिंग कराया जाता है। मतलब परमाणु रिएक्टर जिसे कहते हैं, जो सिलेंडर आप गैस वाला देखे हैं ना, बहुत बड़ा होता है। ये पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो धनी मनी लोग उसके दूर बेरही हुआ करता था, तो बेरही से भी कई गुना, 10 गुना 20 गुना ज्यादा ब्लास्ट नहीं किया था। ब्लास्ट हो जापान खत्म हो जाता, मशीन काम करना बंद कर दिया था, लेकिन कंट्रोल कर लिया जापान। क्या जी, रुकेगा, गैस निकलना शुरू होगा तो पूरा एरिया को लेकर चला जाएगा। वो क्षति हुआ था, ये 2010 या 11 की कहानी है। तो प्रश्न है कि यूरेनियम तथा थोरियम ये परमाणु खनिज है। परमाणु खनिज की विशेषता होती है, या रेडियो एक्टिव खनिज है, इसकी विशेषता होती है इसमें से अपने आप अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। उन अदृश्य किरणों को जिसको हम देख नहीं सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कहते हैं। तो जब किसी सिलेंडर में इस खनिज को बंद कर दो तो उसमें से रे निकलेगा।
और जब रे निकलेगा वो बंद रहेगा तो रे आपस में क्या होगा, टकराएगा, और टकराएगा तो क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। और उसी ऊर्जा से अगर हम बिजली का निर्माण कर ले, उस ऊर्जा को क्या कहेंगे, नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा के नाम से जानते, इसको अणु ऊर्जा के नाम से भी जानते। हालांकि हमारे भारत में परमाणु कम है। परमाणु ऊर्जा के लिए हमारे भारत सरकार ने समझौता किया था अमेरिका से। हालांकि पहले इन देशों ने परमाणु ऊर्जा इंडिया को देना अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इसका दुरुपयोग करेगा। क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था, चुरा के की थी, किसी को दिखाई नहीं। उसका गुप्त कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। 1998 ईस्वी में, 11 मई 1998 और 18 मई 1998 को, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया। और भारत में परमाणु का परीक्षण राजस्थान के पोखरण से होता है। थोड़ा रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ इंसान के रहने के लायक जगह है, वहीं धरती में बहुत लंबा सुरंग बनाया गया, उस सुरंग परीक्षण होता है। तो विश्व के सभी देशों ने प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन तो बहुत बड़े कवि अटल बिहारी वाजपेयी है ना, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। 15 दिन का पैसा था भाग के पास, खाने योग्य। विश्व के सभी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। अटल जी झुके नहीं, कहा कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि अपने देशवासियों को 2 साल तक बैठा के खिला सकता हूँ। जरूरत क्या है, चावल दाल सब्जी रोटी खिलाएंगे, दही कंट्रोल कर लेगा, दूध कंट्रोल कर लेगा। जब झुका नहीं, संजोग से उसके बाद अमेरिका ने, शायद कोई नाम किसी को मैं क्यों लूं, पाकिस्तान के पीठ पर हाथ थपथपाया। पाकिस्तान धमकी दे दिया 1999 कारगिल युद्ध के समय कि हमारे दुश्मन कमजोर ना समझे, क्योंकि हम परमाणु बम फेंक सकते हैं। अटल ने एक तो स्टेटमेंट दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत के परमाणु नीति का आधार है नो फर्स्ट यूज। मैं पहले यूज नहीं करूंगा, लेकिन अगर विरोधी चला दे तो मैं रुकूंगा भी नहीं। बोले थे हम आधा हिंदुस्तान खोने के लिए तैयार है, लेकिन अटल जी तो कहा था कि मैं जानता कि पाकिस्तान यदि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करता है तो पंजाब तक की आबादी मरी जाएगी, 2 करोड़ आबादी खत्म होगी, लेकिन अगला दिन मानचित्र में पाकिस्तान नहीं होगा। कल का सुबह नहीं देख पाएगा, कल का सुबह पाकिस्तान नहीं देखेगा। अमेरिका परमाणु बम लेकर आया तो मानो लेकर उन्होंने कहा था ना, अमेरिका सपोर्ट करने आ रहा था। एवरीथिंग फेयर लव एंड वार, हर चीज युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज होता है। बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे, तो बिना निमंत्रण के इंडिया में आए थे, पीठ ठोक रहे थे। हथियार चलाने के लिए हथियार होना जरूरी नहीं है, इस टाइगर को दबाने के लिए उंगली में ताकत भी चाहिए, कलेजा में हौसला भी चाहिए। अटल जी के स्टेटमेंट से अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए थे 2000 ईस्वी में, कई दिनों तक रहे। राष्ट्रपति भवन में उनको भोज खिलाया गया तो उंगली क्लिंटन चाटते रहे, ऐसा दाल तो हमने कभी खाया ही नहीं था। मिट्टी के बर्तन में 24 घंटा तक दाल बना था। संजीव कपूर बनाए थे, भारत के सबसे बड़े दाल बना था एकदम कम लो पर। कहा था कि सब्जी की जरूरत नहीं इसको खाने के बाद। और जैसे अमेरिका आया तब विश्व के सभी देशों ने प्रतिबंध क्या कर लिया, हटा लिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी परमाणु खनिज अब दे रहा है, फ्रांस भी देना स्वीकार कर लिया, और अमेरिका के साथ तो, और जापान ने तो 2x2 समझौता कर लिया। 2x2 समझौता, 2x2 समझौता पहले जापान ने किया, उसके बाद कौन किया, अमेरिका किया, कि कहा कि आपको हम परमाणु ऊर्जा देंगे। भारत ने कहा कि आप विश्वास रखिए, इस परमाणु ऊर्जा का प्रयोग मैं केवल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करूंगा, हथियार बनाने में क्या करूंगा, नहीं बनूंगा। तो भारत में परमाणु ऊर्जा ये हुआ। और भारत ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया था तारापुर में। कहाँ बनाया था, तारापुर। और कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और इसका निर्माण रूस की सहायता से हुआ था। यहाँ पर कई संस्था है जिसका नाम है कामनी अप्सरा, यहाँ पर कई संस्थाएं हैं। दूसरा हमारा है रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में है। मतलब तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में है। तीसरा हमारे पास परमाणु है नरौरा, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। एक है कैगा, कर्नाटक में है। काकरापारा,
गुजरात में है कुडनकुलम, तमिलनाडु में। कितना हो गया? 6 हो गया। भारत में हाँ 6 परमाणु ऊर्जा केंद्र है। 7वां निर्माणाधीन है। जब जापान में विस्फोट हो गया था ना, तमिलनाडु में ही बने, जो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। मतलब कंट्रोल तरीका से, नियंत्रित तरीका से सिलेंडर में इन परमाणु खनिज को भरकर जब बमबांडी कराकर ऊर्जा निर्माण किया जाए, जिसको हम परमाणु ऊर्जा के नाम से नियंत्रित। जापान में फूट गया तो इंडिया के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नियंत्रित करे, कहीं अनियंत्रित हो गया तो क्या होगा, देश से बर्बाद हो जाएगा। हैं? नहीं बनाया नहीं तो बन जाता। रूस सपोर्ट कर रहा था, आधा से ज्यादा काम हो चुका है उसका, लेकिन मजबूरी आने वाले दिनों में यूज करना पड़ेगा उसका, नहीं तो अंधेरे में रहना पड़ेगा। अब इस डर से कि बस खरीदे कि रोड पर चलाएगा, एक्सीडेंट होगा तो बस लोग जला देगा, कब तक बस नहीं चलाओगे? तो दिल्ली वही दूर हो जाएगा। फिर हमको तो ऊर्जा की लत पड़ गई है, जैसे मोबाइल का लत आप लोगों को पड़ गया है। भोजन दो या ना दो, किताब दो या ना दो, ब्रेन से ऑपरेशन करके सारा पुर्जा निकालो, लेकिन मोबाइल जरूर दो। मोबाइल रखने के लिए मोबाइल ब्रेन को ही खोल बना लिया है लोगों ने। जरूरत है, लेकिन ये हो रहा है। और इसके कंट्रोल करने के लिए T2O, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जा रहा है। कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि भारत में जो जिस सिलेंडर का यूज किया जा रहा है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूर पड़ा संभव। तो भारत में कहाँ कहाँ परमाणु संयंत्र हैं? तारापुर, रावतभाटा, नरौरा, कैगा, काकरापारा और कुडनकुलम में। इसके अलावा सूर्य की ऊर्जा सूर्य की शक्ति से जब ऊर्जा बने तो सौर ऊर्जा, पवन की शक्ति से जब ऊर्जा बने तो पवन ऊर्जा। गलत सही? और भूमि के अंदर जो हीट है, गर्मी है, उससे ऊर्जा बने तो उसको भूतापीय ऊर्जा। गलत सही? और भारत में पवन ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा जगह है कच्छ का रण, खंभात की खाड़ी गुजरात में, तमिलनाडु का जो समुद्री इलाका है सो, और सुंदरबन का डेल्टा। और यहाँ पर संस्था स्थापित कर दिया गया है और बन भी रहा है। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में भूमि के अंदर जो गर्मी है उससे ऊर्जा बिजली बनाया जा रहा है और कई गांवों को उससे बिजली सप्लाई हो रहा है। अब तो देखिए गांव गांव में हमारे बिहार सरकार ने क्या किया है, एक योजना गई है कि हर गांव में सफाई कर्मी की बहाली हो गई है हर पंचायत में, और कचरा को ढोने के लिए गाड़ी बहाल कर दिया गया है। और उस कचरा को जमा करने के लिए एक बहुत बड़ा सरकारी जमीन पर ये बनाया जा रहा है, गड्ढा बनाया जा रहा है, बड़ी सुंदर गड्ढा बनाया जा रहा है। उसमें कचरा को जमा किया जाएगा और आने वाले दिनों में उस कचरा से बिजली बनाया जाएगा। एथेनॉल बनेगा और उससे बिजली भी हो सकता है, बन सकता है। क्योंकि कचरा का प्रबंधन जहां तहां करोगे बर्बाद जाएगा ना। और गांव हर ग्रामीण क्षेत्र में अगर कचरा का प्रबंधन करने की एक जगह हो जा रहा है, जैसे शहर में देखो ना, यहाँ पासवान चौक के अगल में पूरा पहले फेंकाता था। मेडिकल कचरा अलग है, घरेलू कचरा को अलग रखा जाए, क्योंकि घरेलू कचरा प्लास्टिक वगैरह सब होता है, और उसी को शराब गला करके एथेनॉल क्या किया जाएगा। तो जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, अगर हम लोग सपोर्ट करना शुरू कर दे तो हमारे यहाँ भी परेशानी। लेकिन सरकार की हर योजना को जो लोग हैं विरोध तो नहीं करते हैं, उसमें इतना घोटालाबाजी कर देते हैं कि सफल ही नहीं हो पाता है और बदनाम सरकार हो जाती है। हाँ, केंद्र से आते आते राजीव गांधी ने कहा था कि मैं जनता के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 1 रुपया भेजता हूँ यहाँ से, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना हो जाता है? 10 पैसा हो जाता है। मोदी ने किया कि ऐसा करो, सबको ऑनलाइन कर दो कि हम किसी के यहाँ पैसा ही नहीं देंगे, सीधा मजदूर के खाता में जाएगा। तब देखो जो नरेगा या जो भी योजना में काम होता है मजदूर के खाता में काम होता है। हाँ, 1 में 1 पहुंचेगा। लेकिन फिर भी बात समझ में सबको